नाज़रीन, साबिक़ गवर्नर और वज़ीर आला मुस्तफ़ा खर पाकिस्तान पीपल पार्टी की मकबूल तरीन शख्सियत रह चुके हैं, जबकि अपने जगीरदाराना मिजाज के बावजूद उनका सियासी हल्का कायम है। और ये तो मुस्तफ़ा खर का पेशा रहा, औरतों को अगवा करके उन्हें गवर्नर हाउस में लाते और बेहुरमत करने के बाद रिहा कर देते थे। मुस्तफ़ा खर के आयाशाना किरदार की सबसे बड़ी गवाही उनकी साबका बीवी तहमीना दुरानी ने अपनी किताब मेडासाइन लिख कर दी थी। वो मुस्तफ़ा खर की 2 बच्चियों की माँ भी थी, मगर उन्हें खर ने ऐसी जिल्लत से दो चार किया कि कोई ख़ानदानी और बावकार मर्द सोच भी नहीं सकता। तहमीना दुरानी, जो अब मियाँ शहबाज शरीफ की अहलिया हैं, उन्होंने किताब में खर का असली चेहरा बेनकाब करते हुए ऐसे शर्मनाक और होशरबा वक़ात तहरीर किए थे कि कोई इसका तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुस्तफ़ा खर हकीकत में इस किरदार का मालिक ऐसा सियासतदान है जो अपनी हवस का ग़ुलाम था। तहमीना दुरानी ने खर पर इल्ज़ाम लगाते हुए लिखा है कि खर से ख़ानदान की औरतों को बचाना भी मुश्किल हो जाता था, जबकि उसने अपनी साली और तहमीना की बहन अदीला को भी फंसा रखा था, जिसकी वजह से उसका घर न सिर्फ बर्बाद हुआ बल्कि उसने जब खर को उसकी ओछी हरकतों से रोकने की कोशिश की तो उसे नंगा करके बंदूक से पीट डाला था। एक दिन मुस्तफ़ा निचली मंजिल में वर्जिश कर रहा था, फ़ोन बजा, उसने फ़ोन उठाया। मैंने बलाई मंजिल पर नस्ब एक्सटेंशन से कान लगा दिए। अदीला बोल रही थी, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? बोलो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? मुस्तफ़ा की आवाज़ मुझ तक पहुंची, इतना ज़्यादा कि तुम्हें कभी अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि दोबारा फ़ोन बजा। दई ऐशा ने फ़ोन उठाया। अदीला कहने लगी, चौधरी हनीफ साहब हैं, और फ़ोन मुस्तफ़ा को थमा दिया। इस बार भी फिर अदीला बात कर रही थी, मैं तुम्हें पासपोर्ट बनवा दूंगा, फ़िक्र मत करो, ये कम करवा के रहूँगा, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। अदीला बेज़द थी, जल्दी से बनवा दो, तुम्हारे बगैर रहना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मैं यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ, अभी मैं तुम्हारे साथ नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ ही। मैंने ये सब बातें जाकर माँ को बता दी। अदीला ने मेरी कहानी को दुरुस्त मानने से साफ इनकार कर दिया। गुस्से तलमला उठी, मुझसे कहने लगी, जो तोहमत लगाई है इसका कोई सबूत भी पेश किया जाए। मुस्तफ़ा साहब ये सब कभी नहीं कह सकते, उनसे बोलो कि यहाँ आके मेरे रूबरू इन बातों का इकरार करे। जब तक वो नहीं आएंगे मैं अपनी सफाई में एक हर्फ भी नहीं कहूँगी। इस मामले का उनसे भी ताल्लुक़ है, आइए और सामने आकर मुझसे बात करें। उसे पूरा यकीन था मेरे पास चाल चलने के लिए पत्ते हैं ही नहीं। अम्मी ने बोला, इन हरकतों से बाज आ जाओ, अगर उसके वालिद को पता चल गया तो वो उसे जान से मार देंगे। मैंने कहा, अदीला मैं पहले ही बहुत से मसाइल में गिरी हुई हूँ, जिला वतनी के दिन काट रहे हैं, तुम हमारी ज़िंदगियों को अजाब बनाने पर क्यों तुली हुई हो? मैं बेबस हो गई हूँ। उसने जवाब दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम मुस्तफ़ा साहब को अंदर क्यों नहीं बुला लेती? हाथ के हाथ पता चल जाएगा कि मामला असल में है क्या। जब हम घर लौटे तो मैंने मुस्तफ़ा को टेलीफोन पर होने वाली इस बातचीत के बारे में बताया जो मेरे सुनने में आई थी, और ये भी कि किस तरह मैंने उस पर हर्फ ना आने दिया था। वो मुझे घूरने लगा। उसके बाद उस पर सरासर जुनून तारी हो गया, उससे अपने हवस पर काबू ना रहा, वो दीवानों की सी हरकतें करने लगा। उसने अपनी 2 नली बंदूक उठाकर उसके कंधे से मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं गिर पड़ी, उठ खड़ी हुई। उसने पे दर पे मुझ पर ज़रबे लगाई। जब खून बहने लगा तो उसने हाथ रोका। गुस्से से कांपते हुए उसने कहा, अभी इसी लम्हे में अपनी अम्मी को फ़ोन करो, उन्हें बताओ कि तुम पागल हो, उन्हें बताओ कि ये सारी बातें मैंने अपनी तरफ से बना ली थी। फ़ोन उठाओ, वो ज़ोर से कहा। मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकती, उन्हें मेरी बात का हरगिज़ यकीन नहीं आएगा, मैं अपना बयान कैसे बदल लूँ? उन्हें शुबा हो जाएगा कि वो फिर मुझे मारने लगा, और खड़ी हो जाओ कुतिया कहीं की। मैं बड़ी मुश्किल से उठी, अपने कपड़े उतार, एक तार भी बदन पर ना रहे, उतार कपड़े मैं कांपने लगी। उसने मेरी बहना इस तरह मोड़ी जैसे बहना ना हो पेच कसा हो। वो बैठा मुझे कपड़े उतारते देखता रहा। अब मैं बिल्कुल नंगी हो गई। इससे बड़ी तजरील का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। दई और बिलाल कमरे के बाहर मेरी दोनों बच्चियों के साथ खड़े थे। मुस्तफ़ा ने मेरा जायज़ा लिया, सर से पाँव तक नज़र डाली। वो मुझे नंगा करके मेरे जहन में ज़बरदस्ती दाखिल होना चाहता था। मैं खुद को बेबस और तनहा महसूस कर रही थी। मुझ पर मुकम्मल मायूसी का आलम था। मैं जिस जिल्लत में गिरफ़्तार थी उसकी वजह से मेरा ये एहसास दो चंद हो गया था। मैं बाकी दुनिया से कट चुकी थी। मैं खुद को ढांपना चाहती थी उस आदमी के सामने जिसकी ज़बान शर्म और हया की फजीलियत प्रचार करते ना थकती थी। फ़ोन उठाओ, अपनी अम्मी से बात करो, फिर हम देखेंगे।